नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स की 2 क्लासेस चलती है। पहली क्लास YouTube पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन के रूप में देखते हैं, अर्थात यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से। और वहीं इकोनॉमिक्स की आपकी दूसरी क्लास वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन आपके दिमाग में विद्यमान होते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। अलग से आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपकी एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जा रही है। इतनी अगर जो आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो वर्तमान समय में तो आप पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप किसी भी इंक्वायरी के लिए मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। टीजीटी के लिए टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई, बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट की परीक्षा के लिए क्लास मिल जाएगा आपको। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी-SSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस, मतलब इन सभी परीक्षाओं के आपको अलग अलग बैच मिल जाएंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवाई जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एडमिशन लेकर के यथाशीघ्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि विक्रय लागत अवधारणा प्रासंगिक है। विक्रय लागत की अवधारणा किस बाजार के अंतर्गत प्रासंगिक है, बेसिकली आपको यही बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि विक्रय लागत का मतलब क्या होता है। ठीक है, विक्रय लागत का मतलब क्या होता है। चलिए पहले आप उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। चल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा। ठीक है, तो विक्रय लागत की अवधारणा किसने दिया था। तो विक्रय लागत की अवधारणा चेम्बरलिन ने दिया था। और अगर जो आप इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि चेम्बरलिन साहब ने इसे किसके अंतर्गत दिया था, एकाधिकार बाजार के अंतर्गत दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत विक्रय लागत देखने को मिलता है। एकाधिकार बाजार क्या होता है। एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। ठीक है, जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है और यहीं पे कीमत विभेदीकरण भी पाया जाता है। तो चेम्बरलिन साहब ने कहा कि एकाधिकार के अंतर्गत विक्रय लागत देखने को मिलता है। विक्रय लागत क्या होता है, तो विक्रय लागत वे लागतें होती है जो किसी फर्म या उद्यमी के द्वारा
अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए खर्च किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे आपसे कहें तो जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारे एक्टर या बहुत सारे एक्ट्रेसेस क्या करते हैं, 10 सेकेंड का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है ना, आप देखते हैं गुटखे का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो गुटखा जो गुटखा बेच रहा है वो भी विक्रय लागत को बंद कर रहा है, वो भी एडवर्टाइजमेंट करा रहा है कि भैया अगर जो अक्षय कुमार गुटखा खाते हुए दिखेंगे तो पूरे भारत के लोग यही सोचेंगे कि गुटखा खाना क्या है, जरूरी है, या गुटखा खाया जा सकता है। कुछ इस तरीके की उन कंपनियों की अवधारणा होती है, ताकि वो एक्टर को या एक्ट्रेसेस को बड़ा अमाउंट देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करिए या एडवर्टाइजमेंट करिए। तो ये कहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि विभेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कीमत विभेद कहाँ देखने को मिलता है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत, एकाधिकार बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। एकाधिकार बाजार के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, कीमत विभेदीकरण। और एकाधिकार बाजार क्या होता है, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। किसी वस्तु का क्या होता है, अकेला विक्रेता होता है। और अकेला विक्रेता होने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भारतीय रेलवे हो गया, तो रेलवे टिकट का एकमात्र विक्रेता है, ठीक है। और एकाधिकार के अंतर्गत ही क्या देखने को मिलता है, कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है। कीमत विभेदीकरण, विभेदीकरण, कीमत विभेदीकरण। कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, उदाहरण के तौर पे अगर जो मैं आपको बताऊं तो जैसे भारतीय रेलवे हो गया, तो रेलवे हो गया, तो रेलवे क्या है, एकाधिकार प्रवृत्ति को लिए हुए है, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप देखते होंगे कि ट्रेन में आपने यात्रा किया होगा, तो ट्रेन में बेसिकली 3 क्लास होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है जनरल क्लास जिसकी टिकट क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा स्लीपर क्लास होता है। और तीसरा जो होता है वो एयर कंडीशन होता है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताया कि रेलवे एकाधिकार बाजार का उदाहरण है, और एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, और यहीं पे कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है एकाधिकार के अंतर्गत। कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो रेलवे में अगर जो आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे जनरल की भी टिकट मिलेगी, स्लीपर की भी टिकट मिलेगी, एसी की भी टिकट मिलेगी। जनरल की टिकट जो होगी वो सबसे कम कीमत की होगी, और सबसे ज्यादा कीमत की टिकट कौन सी होगी, एयर कंडीशन की होगी। तो लेकिन सारे यात्री एक निश्चित समय पर एक स्थान से दूसरी स्थान पे पहुंचेंगे, लेकिन सबका जो टिकट का दर होगा वो अलग अलग होगा। जनरल वाला कम पैसा देगा, स्लीपर वाला थोड़ा ज्यादा देगा, एयर कंडीशन वाला और ज्यादा देगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहे हैं कि मांग की लोच पर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गैप दे दिया गया है कि मॉडल में प्रत्येक विक्रेता प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। कौन मानता है, चलिए पहले आप उत्तर करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। संजय बहादुर लाल जी, तस्लीम खान जी, ज्योति शर्मा जी, अक्षय जी, शर्मिला सोलंकी जी, प्रभाकर जी, ठीक है, ललिता साक्य जी, ठीक है, मेरी तबीयत अब, एस एन मिश्रा जी, अक्षय जी, भगवंती जी, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार सभी लोग पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं, कुर्नो साहब। तो कुर्नो साहब ने क्या बताया था, कुर्नो साहब ने देय अधिकार बाजार की बात की थी। और देय अधिकार बाजार क्या होता है, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं,
अर्थात विक्रेता दो होते हैं। और इसी में कुर्नो साहब ने कहा था कि देखिए भैया, जब दो विक्रेता है तो एक देयाधिकार के अंतर्गत दो विक्रेता होते हैं, और जब एक विक्रेता अपने उत्पादन को बढ़ाता है तो वो दूसरे की उत्पादन को स्थिर मान लेता है। ये बात किस थियरी के अंतर्गत कहा गया था? ये कुर्नो साहब ने कहा था देयाधिकार के अंतर्गत। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? ये बात किस मॉडल में कही गई है? चलिए, अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अगेन डी होगा ना, वही कुर्नो साहब का देयाधिकार मॉडल। कुर्नो साहब ने क्या कहा था कि दो विक्रेता है तो एक विक्रेता जब अपने उत्पादन को बढ़ाएगा या घटाएगा तो दूसरे उत्पादक के उत्पादन को वो क्या मानेगा? स्थिर मानेगा। तो जैसे देखिए, देयाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो विक्रेता होते हैं, मान लीजिए ए और बी। तो जब ए अपने उत्पादन को बढ़ाना या घटाना चाहेगा तो वो ये समझेगा कि बी का जो उत्पादन है वो स्थिर रहेगा। यही बात कुर्नो साहब ने अपने मॉडल में कही थी। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि ओपेक तेल निर्यातक पर नियंत्रण रखता है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? सॉरी, क्या उत्तर आ रहा है? ओपेक तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है। तो ये किसका उदाहरण है? बहुत बार मैंने आपको बताया, ये कार्टेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कार्टेल। कार्टेल हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? कार्टेल हम लोग पढ़ते हैं अल्पाधिकार के अंतर्गत। अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं। ठीक है। और ये यही पे क्या होता है? कार्टेल का निर्माण होता है। मतलब उद्योग में जितनी भी फर्में होती है, स्वतंत्र फर्मों के स्वतंत्र संगठन को ही कार्टेल कहा जाता है। और कार्टेल ही कीमत का निर्धारण करता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है उस प्रोडक्ट को कितनी कीमत में बेचा जाएगा, और वो अपनी कीमत को कम से कम निर्धारित करता है ताकि उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री न कर पाए। तो यही ओपेक जो है, ये तेल निर्यातक सॉरी, तो ओपेक क्या है? ओपेक एक तेल निर्यातक संगठन है जो किसका उदाहरण है? कार्टेल का उदाहरण है। और कार्टेल अल्पाधिकार के अंतर्गत होता है। अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता, थोड़े विक्रेता, दो से ज्यादा विक्रेता, 10 से कम विक्रेता होते हैं। ठीक है। कार्टेल की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न पूछा गया था कि कार्टेल की स्थापना कब होती है। तो कार्टेल की स्थापना होती है 1960 में। कहाँ पे होती है? बगदाद। बगदाद कहाँ में है? इराक में। ठीक है, बगदाद इराक में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया वियना में। ऑस्ट्रेलिया वियना में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि कीमत विभेद केवल तभी संभव है जब। कीमत विभेद कब संभव है? अभी हमने आपको बताया कि कीमत विभेद क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि कीमत विभेद क्या होता है। कीमत विभेद बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आपको कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है। एक सेकेंड। एकाधिकार बाजार के तहत आपको कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है। कीमत विभेदीकरण, कीमत
विभेदीकरण। कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? कीमत विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों पे मांग की लोच के आधार पे अलग अलग मूल्य वसूल करना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक साबुन का उत्पादन करते हैं। आप मान लीजिए एक साबुन का उत्पादन कर रहे हैं। साबुन का उत्पादन कर रहे हैं तो आप इसे उत्तराखंड में ले जाकर के इस साबुन की उत्पादन लागत मान लीजिए 10 रुपये है। तो इसी साबुन को आप उत्तराखंड में ले जाके 15 रुपये में बेच दें। आप उत्तर प्रदेश में, यूपी में इसे आप 13 रुपये में बेच दें। मध्य प्रदेश में ले जा करके इसे आप 16 रुपये में बेच दें। आप इसे छत्तीसगढ़ में ले जा करके 22 रुपये में बेच दें। तो ये कीमत विभेदीकरण कहलाता है। ठीक है, तो एकाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला किसी वस्तु का अकेला विक्रेता पाया जा तो होता है, और यहाँ पे कीमत विभेदीकरण देखने को मिलती है क्योंकि इसके अंतर्गत जो विक्रेता होता है वही खुद का बॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो जितनी चाहे वस्तुओं को मार्केट में बेच सकता है और जो कीमत चाहे वो निर्धारित कर सकता है। तो कीमत विभेदीकरण एकाधिकार बाजार के अंतर्गत पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक साबुन की लागत 10 रुपये है और इसे अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचा जा रहा है, इसे ही कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? कीमत विभेदीकरण तभी संभव होगा जब किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि निम्नलिखित में से किसने समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया? हाँ ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग अपने प्रश्न के स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न पढ़ रहे थे, अब मॉडरेट लेवल और धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में ये तीनों लेवल पूछे जाते हैं। आप मान के चलिए कि 30 से 40 क्वेश्चन तो आपके पेपर में ऐसे ही होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, है ना। उसमें से 30 से 40% प्रश्न बहुत आसान होते हैं। वही 30 से 40% प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं। ठीक है, उसको और उसमें 20% क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो कठिन होते हैं। तो ये जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी लेवल बनता है प्रश्न का, ये सब मैं कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया था? समूह संतुलन के प्रत्यय को किसके द्वारा विकसित किया गया था भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, चेम्बरलेन। क्या बोला था कि समूह संतुलन क्या होता है? तो ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि कई सारी फर्में विभेदित रूप से वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। हाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत चेम्बरलिन साहब ने समूह संतुलन की बात की थी, और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो फर्में होती हैं वो निकट स्थापन या विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार की विशेषता कौन सी नहीं है भाई? ठीक है, तो अब फिर वही बात होगी। अब देखिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए अगर जो आपने बाजार को ठीक तरीके से पढ़ा है ना, तो ये सारे प्रश्न आपको बच्चों का खेल लगेगा। लेकिन अगर जो आपने बाजार को नहीं पढ़ा है तो इन सारे प्रश्नों में आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग थियरी की क्लास जरूर पढ़ा करिए। एक बार थियरी ठीक से पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल हो जाएगा। तो क्या उत्तर आ रहा है? एकाधिकार की कौन सी विशेषता नहीं है? बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। ठीक है, अकेला विक्रेता होता है मतलब जिस प्रकार की वस्तु का विक्रय ये कर रहा है उस प्रकार की वस्तु का विक्रय कोई और नहीं कर सकता है। जैसे हम भारतीय रेलवे की बात करें,
तो आप एरोप्लेन खरीद सकते हैं, आप हवाई जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन आप ट्रेन नहीं खरीद सकते। तो ट्रेन जो है वो किसके हाथ में है, वो सरकार के हाथ में। तो आप ट्रेन नहीं खरीद सकते, आप एरोप्लेन खरीद लेंगे, आप हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, ट्रेन नहीं खरीद पाएंगे। तो एकाधिकार क्या होता है, किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है, और इस प्रकार की वस्तु का कोई और विक्रेता नहीं हो सकता। अर्थात स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन इसके अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, अब प्रश्न पूछा जाता है कि लगान का आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था। लगान का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था। लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत तो आपने पढ़ते हैं, लगान का आपने प्रतिष्ठित सिद्धांत तो पढ़ा होगा डेविड रिकार्डो का। रिकार्डो साहब कहते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। फिर वहीं पे वो सीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि की बात करते हैं, भूमि की पूर्ति को पूर्तिया बेलोचदार बताते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर जो इस प्रश्न की बात करें कि लगान का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि लगान का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया। बिल्कुल ठीक है, तो लगान का आधुनिक सिद्धांत रॉबिन्सन ने दिया था। किसने दिया था, रॉबिन्सन ने दिया था, रॉबिन्सन ने दिया था, रॉबिन्सन ने दिया था। किसने दिया था, रॉबिन्सन ने दिया था। क्या बताया था इन्होंने कहा था कि जो लगान होता है वो लगान बराबर होगा आपकी वास्तविक आय, और उसमें से हस्तांतरण आय को आप घटा देंगे तो आपको लगान मिल जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो अर्ध लगान की बात कौन करता है। अब देखिए, 3 में से एक प्रश्न पूछा जाता है। अब आप अपने दिमाग में बैठाइए, लगान पढ़े होंगे तो। पहला रिकार्डो का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना उर्वरक होगी उतना ज्यादा वो लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। और वहीं लगान का अर्ध लगान सिद्धांत या आभास लगान की बात कौन करता है, तो मार्शल साहब करते हैं। और लगान का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, तो वो रॉबिन्सन ने दिया। और लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान क्या होता है, तो वास्तविक आय और उसमें से हस्तांतरण आय को हम घटा देते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर ने किया था। प्रोफेसर वाकर साहब ने ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है। वाकर साहब की बात हो रही है। वाकर साहब बहुत एक अच्छा सिद्धांत देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, वाकर साहब ये कहते हैं कि जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, जो उत्पादन के साधन होते हैं, अब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। जब वस्तु का उत्पादन होता है तो उत्पादन के साधन भी तो होते हैं। तो उत्पादन के साधन में क्या क्या आता है, उत्पादन के साधन में क्या क्या आता है, जैसे किराया हो गया, किराया हो गया, उत्पादन लागत, किराया हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है, लाभ हो गया, लाभ और लगान, ठीक है, लगान। तो मजदूरी का मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन वाकर ने किया था, तो वाकर ने अधिशेष अधिकारी सिद्धांत दिया था। और अधिशेष अधिकारी सिद्धांत के अंतर्गत वाकर ने ये बताया था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि जब उत्पादन किया जाता है तो भैया जहाँ उत्पादन किया जाता है वहाँ पे किराया भी चुकाया जाता है, ब्याज भी दिया जाता है, उसमें लाभ भी प्राप्त होता है और लगान भी दिया जाता है। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें जो लागत लगती है, और उसमें से जब हम क्या हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं जैसे किराया, ब्याज, लाभ, लगान, उसमें से जब हम मजदूरी को घटा देते हैं, मजदूरों को
दी जाने वाली जो मजदूरी होती है उसको घटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है वही लाभ होता है और वही एक उद्यमी का अधिशेष होता है। वही एक उद्यमी का क्या होता है? अधिशेष होता है। इसे ही इन्होंने अधिशेष अधिकारी सिद्धांत बताया। तो इजी सी बात है, एक लाइन में बता रहा हूँ, फिर जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। याद रखिएगा कि मजदूरी सिद्धांत में इसका प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर ने किया था। तो वाकर ने कहा था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, तो उत्पादन का साधन का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसके लिए मुद्रा का अदा करते हैं, जैसे किराया देते हैं, ब्याज देते हैं, हमें लाभ भी मिलता है, लगान भी देते हैं। अगर इन सभी लागतों में से मजदूरी को हम घटा देते हैं तो हमें अधिशेष प्राप्त हो जाता है और यही अधिशेष उद्यमी अपने पास रखता है और यही उद्यमी का क्या होता है? लाभ होता है। यही अधिशेष सिद्धांत के अंतर्गत वाकर साहब ने बताया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जब श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो तो संतुलन स्थिति में क्रेता आधिकारिक शोषण के बीच अंतर होगा। अब देखिए आप इस प्रश्न को कितना भी रट्टा मार के पढ़ लीजिए, जब तक हाँ ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को आप चाहे कितना भी रट्टा मार के पढ़ लीजिए, जब तक ठीक तरीके से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक ठीक तरीके से इसकी थियरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक बहुत सारी समस्या क्रिएट होने वाली है आपको। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो वाकर साहब की बात, अच्छा ये किसकी बात हो रही है? तो वाकर की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो देखिए जब, ध्यान से समझिएगा कि जब बाजार में क्रेता एका अधिकार हो मतलब खरीदने वाला क्या है? एक हो। देखिए ध्यान से समझिए, क्रेता एकाधिकार हो तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहाँ पे बहुत सारे क्रेता हो, बहुत सारे विक्रेता हो। तो समूह संतुलन संतुलन की स्थिति में क्रेता एकाधिकारी शोषण के बीच अंतर क्या होगा? तो अंतर तो यही होगा ना कि जो सीमांत मजदूरी होगी और जो औसत मजदूरी होगी उसी का जो बीच का अंतर होगा वही क्या होगा? उद्यमी का लाभ होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है। वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो एक होती है मौद्रिक मजदूरी, दूसरी होती है वास्तविक मजदूरी। बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है। तो जैसे देखिए दो प्रकार की मजदूरी होती है, ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए दो प्रकार की मजदूरी होती है। अगर जो किन्स को आप पढ़े होंगे तो किन्स आप भी इसकी बात करते हैं। देखिए मजदूरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है मजदूरी, ठीक है। एक क्या होती है? एक होती है वास्तविक, एक होती है वास्तविक मजदूरी और दूसरी होती है मौद्रिक मजदूरी। तो मौद्रिक मजदूरी का मतलब ये होता है कि जैसे आप गए और किसी एक श्रमिक को लेकर के आए और आप कहे कि भैया आप हमारे घर पे दिन भर काम करो, हम आपको शाम को 800 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो ये 800 रुपये क्या हो गया? 800 रुपये उसकी मौद्रिक मजदूरी हो गई। लेकिन आपने अगर जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं तो आप कहते हैं कि ऐसा है भैया कि आपको हम 500 रुपये नगद मजदूरी भी दे देंगे और आपको हम कपड़ा भी दे देंगे, अर्थात हम आपको एक पुराना कपड़ा या एक नया कपड़ा भी दे देंगे। तो ये क्या हो गई? ये उनकी वास्तविक मजदूरी हो गई। और ये क्या हो गई? मौद्रिक मजदूरी, अर्थात मुद्रा के रूप। जैसे देखिए मौद्रिक मजदूरी का मतलब क्या है कि केवल आप उसे नोट और सिक्के दे रहे हैं
और वास्तविक मजदूरी का मतलब क्या है कि आप उसे मौद्रिक मजदूरी के साथ साथ कुछ अन्य अतिरेक भी दे रहे हैं, अर्थात कपड़ा भी दे रहे हैं, तो ये आपकी वास्तविक मजदूरी हो जाएगी। यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि वास्तविक मजदूरी मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल है। तो आप मुफ्त मुफ्त में मकान दे दीजिए रहने के लिए, मुफ्त में चिकित्सा दे दीजिए, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे दीजिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, आसान सा प्रश्न है। चलिए सभी पॉइंट लिख करके बताइए, तो रिकार्डो साहब के सभी पॉइंट को लिख करके बताइए। और आप लोगों की क्लास रोज शाम को 7 बजे से होती है, तो सभी लोग क्लास को समय से जरूर ज्वाइन कर लिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। यह बात किसने कही थी? तो देखिए डेविड रिकार्डो साहब, इजी सी बात है, ये डेविड रिकार्डो साहब ने कहा था। डेविड रिकार्डो साहब ने क्या कहा था? कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना उर्वरक होगी उतना ही वो लगान देगी। अगर भूमि ज्यादा उर्वरक है तो ज्यादा लगान देगी, अगर भूमि कम उर्वरक है तो कम लगान देगी। ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं है उसे सीमांत भूमि कहा जाएगा। ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीमांत भूमि बोलेंगे। सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती है, अर्थात उर्वरक नहीं है तो ये लगान नहीं देगी। ठीक है, जैसे कि तालाब हो गए, जैसे कंकरीले जमीन हो गए, ठीक है, तो ये लगान नहीं देगा। उसके बाद अधिसीमांत भूमि बताते हैं, तो अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है। अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है, अर्थात ये भूमि क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं, उर्वरक होते हैं, अर्थात ये भूमि क्या करते हैं? लगान देते हैं, ये उपजाऊ भूमि होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भूमि की जो पूर्ति होती है वो पूर्तियां बेलोचदार है। भूमि की पूर्ति को उन्होंने क्या बताया? पूर्तियां बेलोचदार है, बेलोचदार है, अर्थात भूमि की पूर्ति को बढ़ाई नहीं जा सकती। आप खुद चाहे कि पृथ्वी की लेंथ को बढ़ा दे तो आप बढ़ा पाएंगे क्या? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो भूमि की पूर्ति को बेलोचदार और इन्होंने सीमित भी बताया था, और इसी कारण उन्होंने कहा था कि भविष्य में चल करके जब उत्पादन योग्य भूमि बचेगी ही नहीं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आय के वितरण का फलनात्मक सिद्धांत विकसित नहीं किया? चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। हाँ, एक्चुअली एप्लीकेशन की क्लास आप लोगों की 2-3 दिन से हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब आज से एप्लीकेशन की क्लास शुरू हो गई है, तो आप लोग अपने अपने बैचेज में कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन की क्लासेज अब शुरू हो गई है, आप लोग अपने अपने बैचेज में अपने अपने समय के अनुसार जा करके क्लास देख सकते हैं। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन अपडेट हुआ है तो हो सकता है कि 1-2 लोगों को दिक्कत आ रही हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि आय के वितरण का फलनात्मक सिद्धांत किसने विकसित नहीं किया? तो एडम स्मिथ साहब ने आय के वितरण के संदर्भ में कोई अपनी थियरी नहीं दिया है। ठीक है ना, रिकार्डो ने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है, कॉल्डोर ने भी दिया है, लेकिन जितने भी ये कॉपी पेस्ट करके सी 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 कर रहे हैं सब गलत है। पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आ जाएंगे फिर गलत हो जाएगा, देखने में आसान लगेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि प्रैक्टिस रोज किया करिए, रोज एप्लीकेशन पे पढ़ा करिए, रोज यूट्यूब पे पढ़ा करिए, क्योंकि किस फॉर्म में किस तरीके से प्रश्न आ जाए, हर फॉर्मेट को क्या करना है कि बढ़िया से प्रैक्टिस करके एक बार नहीं कई बार जाना है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रश्न ऐसे आ जाए जो आपने कभी देखा ही ना हो। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे पुराने स्टूडेंट हो चाहे नए स्टूडेंट हैं, जो लोग एडमिशन लिए हैं या जो लेने वाले हैं, 200 के आसपास क्लास में दे रहा हूँ आपको एप्लीकेशन पे, 1-1 घंटे की क्लास है। 200 घंटे आप अभी भी चाहेंगे तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, और 100 क्लास यूट्यूब की।
इतना आप पढ़ लेंगे तो आप निश्चित तौर पे पेपर दीजिएगा। अगर जो आप असफल होंगे तो अपनी गलतियों की वजह से हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। चाहे एप्लीकेशन की बात करें, चाहे यूट्यूब की बात करें, मेहनत से पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो जो लोग भी अभी तक नहीं एडमिशन लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि रिकार्डो के अनुसार अधिसीमांत भूमि, अभी तो इसके बारे में बता रहा था मैं, अभी तो इसके बारे में मैं बता रहा था ना कि अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी जो लगान देगी, अर्थात जो भूमि उर्वरक होगी, जिसपे लगान प्राप्त होता है। और सीमांत भूमि क्या होगी? सीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी जो लगान नहीं देगी, अर्थात जो उर्वरक नहीं होगी। अगला, कि एक श्रमिक ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होता है, क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो उद्योग अपने कर्मचारियों को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर पहले कर दीजिए। संजय बहादुर जी, भगवंती जी, पूनम गुप्ता जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, नौशाद अली जी, सर्वेश कुमार जी, मालती सोलंकी जी, संजय जी, सरिता यादव जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, MS जी, कुमारी सुंदरी जी, विकास कुमार मिश्रा जी, ललिता जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, SM मिश्रा जी, ममता शर्मा जी, शर्मिला सोलंकी जी, पूजा मिश्रा जी। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। बी के अलावा सब बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कि एक श्रमिक ओवर टाइम करने के लिए तत्पर होता है। जैसे मान लीजिए एक श्रमिक है, उसको किसी फैक्ट्री में रखा गया है कि 8 घंटे आपको काम करना है, लेकिन श्रमिक घर से दूर रहता है तो सोचता है कि 2 घंटा हम एक्स्ट्रा काम कर लेंगे और उससे ज़्यादा मजदूरी ले लेंगे। और उद्योग अपने कर्मचारियों को दक्षता मजदूरी का भुगतान करता है। बिल्कुल ठीक है, अगर जो कोई उद्योग आपसे 8 घंटे का ही काम ले रहा है तो वो जानता है कि भैया आप पूरी मेहनत से 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, आप ओवर टाइम करने के इच्छुक तो हैं, लेकिन ओवर टाइम आप कर भी लेंगे, लेकिन आप पूर्ण क्षमता के अनुरूप ये 2 घंटे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उद्योग अपने कर्मचारियों को क्षमता मजदूरी का ही भुगतान करता है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, 2-3 दिन से आप लोगों की क्लास नहीं चल पा रही थी, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। कितनी बार बताऊं? कितनी बार बताऊं? तबीयत नहीं ठीक थी। अभी भी गला जो है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना? जितना मैं क्लास लिया हूँ उतना इकोनॉमिक्स की क्लास दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितनी क्लासेस मैंने लिया है आप लोगों की, पूरी दुनिया में उतनी क्लासेस आपको नहीं मिलेगी। पढ़िए तो सही। जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन पुरानी क्लास रिवाइज कर लेना चाहिए। थोड़ी तबीयत नहीं खराब, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसलिए पूर्ण ऊर्जा के साथ अभी क्लास चल नहीं पा रहा है, लेकिन आई होप कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, है ना? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसका संबंध आभास लगान की अवधारणा से संबंधित है? तो आभास लगान की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। किसने दिया था भाई? रॉबिन्सन ने। और कोई? ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल ये बोल रहे हैं, तो यार इसमें सही उत्तर तो यही होना चाहिए। आभास लगान की अवधारणा केवल और केवल मार्शल ने दिया था। इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए होगा तो ठीक होगा, ठीक है ना? केवल ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। आभास लगान की बात कौन करता है? आभास लगान की बात मार्शल साहब करते हैं। आभास लगान इज इक्वल टू क्या होता है? 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 कुल आय, कुल आय, कुल आय, और उसमें से क्या कर देते हैं? उसमें से कुल परिवर्तनशील लागत को घटा देते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत को घटा देते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। कुल आय माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर केवल एक ठीक होगा, सी को बना लीजिएगा केवल और। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे बिल्कुल ठीक बोलेंगे। अगला, कि विभाजित श्रम बाजार का अर्थ है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?
क्या उत्तर होगा भाई? चल, डी बोल रहे हैं। विभाजित श्रम बाजार का अर्थ क्या है? ठीक। अच्छा, ये पूछ रहा है कि विभाजित श्रम बाजार उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, विभाजित श्रम बाजार का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना। जैसे फैक्ट्री में मैनेजर होता है, फैक्ट्री में मैनेजर होता है, फैक्ट्री में मजदूर भी होता है, मजदूर भी होता है, फैक्ट्री में गेट कीपर भी होता है, गेटमैन भी होता है, गेटमैन भी होता है। तो एक फैक्ट्री अगर जो है तो मजदूर को अलग मजदूरी दी जाती है, ठीक है। मैनेजर को अलग अलग वेतन दिया जाता है, गेटमैन जो होता है उसको अलग मजदूरी दिया जाता है। गेटमैन को 10 से 12 हज़ार रुपए, मजदूर को 20-25 हज़ार रुपए, मैनेजर को 50 से 70 हज़ार रुपए मिलता होगा। इसी तरीके से तो मिलता है ना, इसी तरीके से तो मिलता है ना। तो विभाजित श्रम बाजार का अर्थ ये होता है कि अलग अलग मजदूरों को अलग अलग मजदूरी देना। और इसमें से कौन सा एक कथन गलत है? तो विभिन्न प्रकार के श्रमों की मजदूरी में समानता नहीं होती है, असमानता होती है, असमानता होती है, असमानता होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सीमांत उत्पाद का मूल्य किसके बराबर होता है? सीमांत उत्पाद का मूल्य किसके बराबर होता है भाई? अच्छा, जितने लोग क्लास देख रहे हैं 50% लोग भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं। 50% लोग भी क्लास को लाइक शेयर नहीं किए हैं। सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो देखिए, जब जब सीमांत भौतिक उत्पादन को जब सीमांत भौतिक उत्पादन को मूल्य या औसत आय से गुणा कर दिया जाता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उत्पाद का मूल्य कहा जाता है, ठीक है। तो सीमांत उत्पाद का मूल्य का मतलब क्या होता है? तो जब सीमांत भौतिक उत्पादन को मूल्य या आय से गुणा कर दिया जाता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उत्पाद का मूल्य कहा जाता है। अर्थात जितने लोग भी बोल रहे हैं MPP इंटू AR, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होंगे बहुत बार, एक बार नहीं अनेकों तरीके से अलग अलग माध्यमों से इन इन इन, इन सारे थियरी को मैं पढ़ाता हूँ। जो AR होता है वो P के बराबर होता है। तो जितने लोग भी B बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको थियरी पढ़ने की जरूरत है। तो हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि एक तरफ आप थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें दी जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे किसी भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम
किसने दिया था? सब डी बोल रहे हैं, सब डी बोल रहे हैं। क्या था भाई ये सिद्धांत? सभी लोग बताइए क्या था ये सिद्धांत? ठीक है, उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? किन्स ने दिया था। क्या कहा था? क्या इन्होंने कहा था? इन्होंने कहा था कि जितनी तेजी से लोगों की आय में वृद्धि होती है ना, उतनी तेजी से लोगों का उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। जितनी तेजी से लोगों की आय में वृद्धि होती है, उतनी तेजी से लोगों का उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। ठीक है, ठीक। देखिए, जिसको भी दिक्कत है एप्लीकेशन पे थोड़ा सा अपडेट, कुछ अपडेट हुआ है, तो जिसको भी दिक्कत है यार, आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करिए, तो मैं टेक्निकल टीम से करवा दूंगा, है ना। चलिए, तो देखिए, उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? किन्स ने दिया था। क्या कहा था कि जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है, लोग अपने उपभोग को तो बढ़ाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से उपभोग बढ़ता है, उतनी तेजी से सॉरी, लोगों की जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे लोग अपने उपभोग को तो बढ़ाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से आय बढ़ती है, उतनी तेजी से उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपया महीने का आप कमा रहे हैं, तो भी तो आप रोटी चावल ही खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे। लेकिन अगर जो 5 लाख रुपए आप कमाने लगेंगे, तो भी तो आप रोटी चावल दाल सब्जी यही सब खाएंगे ना, कि ऐसा थोड़ी है कि सोना खाने लगेंगे। आप फिर भी वही उसी उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, किन्स बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किन्स ने क्या बोला था? कहा था कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि होता है, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद आय बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, उसके मुकाबले उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं हो पाती। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उपभोग के सरल जीवन चक्र मॉडल में से संबंधित कुछ विशेषताओं पे विचार करिए। क्या उत्तर होगा भाई? कि उपभोग के सरल जीवन चक्र मॉडल से संबंधित कुछ विशेषताओं पर आपको विचार करना है। क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए कि सर जी, उपभोग का जीवन चक्र परिकल्पना किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। उपभोग का जीवन चक्र परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था? जीवन चक्र परिकल्पना, उपभोग का जीवन चक्र परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया गया था मोदी-गिलियानी के द्वारा। मोदी-गिलियानी के द्वारा जीवन चक्र परिकल्पना दिया गया था। जीवन चक्र परिकल्पना के अंतर्गत मोदी-गिलियानी साहब का क्या कहना था? क्या कहना था भैया? उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में जो आय परिसंपत्तियों का सृजन करता है, पूरी जिंदगी की आय परिसंपत्तियों का जो एक व्यक्ति सृजन करता है, उसी के आधार पे उसका वर्तमान उपभोग निर्धारित करता होता है। ठीक है, एक सेकेंड। जीवन चक्र परिकल्पना किसने दिया था? मोदी-गिलियानी ने दिया था। क्या बोला था कि एक जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी पूरी आय अपनी पूरी जिंदगी में अलग अलग समय पे अलग अलग कालखंड में आय अर्जित करता है, और उस आय अर्जन से वो परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, तो मान लीजिए कि 32 साल की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा दिया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसने बनवा दिया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल उसने बनवा दिया। मान लीजिए कि 40 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में उसने एक स्कूल खोल दिया, प्राइवेट स्कूल खोल दिया। मान लीजिए कि 50 वर्ष की उम्र में उसने एक लॉज बनवा दिया, अर्थात निवास स्थान बनवा दिया यात्रियों को रहने के लिए।
तो अपनी पूरी जिंदगी में जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, जो स्कूल बनाया है, जो उसमें लॉज बनाया है, इससे जब आय अर्जित होगी ना, तो वही इसी जो पूरी जिंदगी में जिन पर संपत्तियों का सृजन करते हैं, उसी के द्वारा उसका वर्तमान उपभोग व्यय निर्धारित होता है। ठीक है, कि इतने समय में इतना इतना पैसा इन्होंने कमाया, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में इनकी जो व्यय उपभोग व्यय है, ये इनकी पूरी जिंदगी की आय पे निर्भर करेगा। पूरी जिंदगी की आय पर इनका वर्तमान उपभोग व्यय क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न को। तो पहला है कि उपभोग व्यय जीवन काल की आय द्वारा वित्त पोषित होता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ठीक है। और वर्तमान उपभोग व्यय जीवन काल की आय तथा वर्तमान धन पर आधारित होती है, मतलब पूरी जिंदगी में जो आय अर्जित करते हैं उस पे, और जो वर्तमान में धन है, ये भी बात ठीक है। प्रति वर्ष उपभोग व्यक्ति की आयु प्रत्याशा पे निर्भर करता है, गलत हो गया। एक व्यक्ति का वर्तमान उपभोग उसकी वर्तमान आमदनी पे निर्भर करता है, गलत हो गया। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्यूज एंड बरी साहब से। चलिए भाई, ड्यूज एंड बरी साहब का प्रश्न आ गया, आराम से करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, कि ड्यूज एंड बरी द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन संकल्पना में जब आय में गिरावट आती है तो उपभोग में कमी दर उपभोग फलन की तुलना में कैसा होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? चलिए, ड्यूजन बरी साहब की बात हो रही है। ड्यूजन बरी साहब ने कौन सी परिकल्पना दी थी? ड्यूजन बरी साहब ने सापेक्ष आय परिकल्पना दिया था। सापेक्ष आय परिकल्पना परिकल्पना दिया था। इसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि देखिए भैया, जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है ना, तो जिस अनुपात में लोगों की आय बढ़ती है, उसी अनुपात में लोग अपने उपभोग व्यय को बढ़ा देते हैं। उसी अनुपात में लोग अपने उपभोग व्यय को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, अभी आपको 5-6 हज़ार रुपये महीने का मिलता है, तो आप 5-6 हज़ार रुपये में महीने भर चलाते हैं। लेकिन अगर जो अभी आपको नौकरी मिल जाए, 1 लाख रुपये आपको महीने का मिलने लगे सैलरी, तो इट मीन्स कि आपकी आय बढ़ रही है। तो जब आपको 1 लाख रुपये सैलरी मिलने लगेगी, तो आप उपभोग व्यय को भी बढ़ा देंगे, जाहिर सी बात है बढ़ा देंगे। आप फ्रिज खरीदेंगे, आप एसी खरीदेंगे, आप कार खरीदेंगे। तो जब आपकी आय बढ़ती है, तो जिस अनुपात में आय बढ़ेगी उसी अनुपात में आप उपभोग व्यय को बढ़ा देंगे, ये ड्यूजनबरी साहब ने कहा था। लेकिन जब आपकी आय में कमी होगी ना, तो जितनी तेजी से आपकी आय कम हो रही है, उतनी तेजी से आपके उपभोग व्यय में कमी नहीं आ पाएगी। उपभोग व्यय में कमी नहीं आ पाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, ऑटोमेटिक क्या कर दिए गए, आप सस्पेंड कर दिए गए, आपकी 6 महीने की सैलरी रुक गई, आपकी 2 साल की सैलरी रुक गई। तो जब सैलरी रुक गई तो भैया ऐसा थोड़ी है कि एक बार जब आपने आदत डाल लिया है कि आपको नौकरी मिल गई थी, तो आपने एसी में रहने की आदत डाल ली है, आपने कार में घूमने की आदत डाल ली है, आप लग्जरी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपकी आय शून्य हो जाएगी, आपकी आय कम हो जाएगी, तो भी आप कार में ही घूमने का प्रयास करेंगे, भले से आप कर्ज लेकर के घूमें। तो जितनी तेजी से आय गिरता है, उतनी तेजी से एक उपभोक्ता अपने उपभोग व्यय को कम नहीं कर पाता है। तो यही बात ड्यूजनबरी साहब ने बताया था सापेक्ष आय परिकल्पना के अंतर्गत, कि एक उपभोक्ता की आय जब बढ़ती है, तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है, उसी तरीके से उपभोग व्यय भी बढ़ता है। लेकिन जब आय में कमी आती है, तो उतनी तेजी से उपभोग व्यय में कमी नहीं आ पाती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है,
क्या बोल रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। जिस ऊर्जा से रोज क्लास लेता हूँ उस ऊर्जा से शायद आज क्लास आपको महसूस ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे सेशन को करेंगे अच्छे से। एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन क्या बताता है भाई? ठीक है, इसकी बात कौन करता है? जेम्स टोबिन साहब करते हैं। टोबिन साहब करते हैं और स्मिथ साहब करते हैं। टोबिन और स्मिथ साहब, ठीक है। समग्र उपभोग फलन की बात जेम्स टोबिन और स्मिथ साहब करते हैं। ये लोग क्या बताते हैं? इनका ये कहना है कि एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन आय और उपभोग में अनुपातिक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, कि अगर जो आय में वृद्धि होती है तो उपभोग भी बढ़ेगा, आय में कमी होगी तो उपभोग में भी कमी आएगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, प्रेरित विनियोग बढ़ाता है। आज ही एप्लीकेशन पे जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको मैं ये बात बता रहा था। देखिए, दो प्रकार के निवेश खास करके देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रेरित निवेश और दूसरा होता है स्वायत्त निवेश। एक क्या होता है? एक होता है प्रेरित निवेश। प्रेरित निवेश का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब किसी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें उत्पादन करके आप लाभ ज़्यादा कमा रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं तो आप और निवेश बढ़ा करके और उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे और लाभ कमाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से निवेश को प्रेरित निवेश कहा जाता है। ये प्रेरित निवेश कब आता है? जब एक उद्यमी का लाभ बढ़ता है। तो जब कोई उद्यमी वस्तु का उत्पादन करता है और उत्पादन करने के साथ साथ उसकी लाभ में वृद्धि होती है तो वो और लालची हो जाता है और सोचता है कि हम और ज़्यादा हम निवेश करें ताकि और उत्पादन बढ़े तो और लाभ में वृद्धि हो। तो इसे होता है प्रेरित निवेश, जिसकी बात कौन करता है? और दूसरा होता है स्वायत्त निवेश। स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश की बात कौन करते हैं? किन साहब करते हैं। तो स्वायत्त निवेश क्या होता है? स्वायत्त निवेश क्या होता है? स्वायत्त निवेश ऐसा निवेश होता है जिसका लाभ में वृद्धि या कमी से कोई संबंध न हो। जैसे कि अगर जो एक उद्यमी है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उसे किराया देना ही होगा, किराया उसे देना ही होगा, उसे मजदूरी देनी ही होगी। डजेंट मैटर कि उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि आय में वृद्धि, अर्थात इसकी लाभ बढ़ रही है तभी तो आय बढ़ेगा। तो प्रेरित विनियोग जो है ये आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, लियोन्टिफ पैराडॉक्स ने हेक्सर-ओलिन थ्योरी का खंडन किया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने श्रम सघन उत्पादनों का निर्यात किया है। क्या ये बातें सही है? एक दूसरे को डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, और खूब मेहनत से लग जाइए, बस कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। बहुत सारे बच्चे तो पूरी जिंदगी भर पढ़ते हैं लेकिन जब परीक्षा करीब आता है तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। पूरी जिंदगी भर पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे, लेकिन जब परीक्षा आएगा तो क्या करेंगे? पढ़ाई ही छोड़ देंगे, होपलेस हो जाएंगे। तो होपलेस नहीं होना है, मेहनत से पढ़िए, कुछ दिनों की बात है, कुछ महीने की बात है, अच्छे से पेपर हो जाएगा, एक बार नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं? सब यही बोल रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है ये बात, बाकी बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इजी सी बात है भाई कि देखिए, अगर तो आपने हेक्सर-ओलिन को पढ़ा है, ठीक है, तो हेक्सर-ओलिन साहब क्या बोलते हैं? हेक्सर-ओलिन साहब कहते हैं कि देखिए भैया, दो देश साधन संपदा में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं। दो देश साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण आपस में व्यापार करते हैं, और
जिस जिस एक सेकंड जिस देश में जो उत्पादन साधन ज्यादा मात्रा में विद्यमान होते हैं उस देश को उस उत्पादन साधन का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। जैसे कि हेक्सर ओलिन ने क्या बोला था कि देखिए जैसे दो देश हैं, दो देश की बात की थी कि दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे भारत हो गया और अमेरिका हो गया, मान लेते हैं कि एक भारत हो गया और दूसरा अमेरिका हो गया। तो भारत जो है ये चूंकि विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है, तो भारत के पास भी श्रम के दो साधन मौजूद होंगे। श्रम का एक साधन भारत के पास क्या होगा? श्रम का एक साधन भारत के पास होगा, भारत के पास उत्पादन के साधन में एक क्या होगा? एक श्रम होगा और दूसरा पूंजी होगा। इसी तरीके से अमेरिका के पास भी क्या होगा? श्रम होगा और अमेरिका के पास भी पूंजी होगा। लेकिन चूंकि अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था है और भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो भारत के पास श्रम ज्यादा मात्रा में विद्यमान है, तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात करना चाहिए। और अमेरिका चूंकि पूंजी प्रधान देश है, तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके भारत को निर्यात करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब लियोनटिफ साहब आते हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का परीक्षण करते हैं और वो ये देखते हैं कि अमेरिका को तो कायदे से पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, लेकिन अमेरिका पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सबका उत्तर सही है कि हाँ सर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला कि जगदीश भगवती ने कहा था कि एक देश अपनी समृद्धि प्रक्रिया में इमराइजिंग ग्रोथ और व्यापार शर्तों में अवनति का अनुभव करेगा और देश के निर्यात के लिए मांग की आय लोच अधिक होती है। अच्छा सा प्रश्न है। क्या उत्तर आएगा भाई? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? अब जगदीश भगवती ने एक थियरी दी थी जिसका नाम क्या था? दरिद्रता का विकास। दरिद्रता का विकास। इसमें इन्होंने क्या कहा था? इसमें इन्होंने कहा था कि जब एक अल्प विकसित देश से व्यापार करेगा, जब एक अल्प विकसित देश से व्यापार करेगा, तो अल्प विकसित देश अपने कच्चे माल का निर्यात करेगा और दीर्घकाल तक अगर जो अल्प विकसित देश अपने कच्चे माल का निर्यात करता रह गया, तो ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आएगा कि अल्प विकसित देश के पास कच्चे माल की कमी हो जाएगी और जब कच्चे माल की कमी हो जाएगी तो उसके पास अन्य कोई चीज रहेगा नहीं क्या करने के लिए? निर्यात करने के लिए। और उस स्थिति में देश क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। ठीक है, सो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि हाँ सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश के निर्यातों की मांग की आय लोच क्या होती है? अधिक होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों स्पष्ट है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विकास संभव नहीं है। विकास किस अवस्था में संभव नहीं है भाई? किस अवस्था में विकास संभव नहीं है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए। अक्षय जी, शत्रुघ्न जी, सरिका सिंह जी, सोनी शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी, रश्मि तिवारी जी, एसएन मिश्रा जी, सर्वेश कुमार जी, ठीक है, रितु चौहान जी, अफसाना सिद्दीकी जी, रवि कुमार जी, कुमारी सुंदरी जी, संजय कुमार जी, ममता शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी, तस्नीम खान जी, अक्षय जी, निधि पाठक जी, सुमन शर्मा जी, मुनेश पटेल जी, सभी लोगों से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल, लाइव स्टडी इलाहाबाद का टेलीग्राम चैनल
और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, हर जगह मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मुद्रास्फीति के बिना। अब देखिए इजी सी बात है, विकास किसके बिना संभव नहीं है। तो कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अर्थव्यवस्था में जब तक थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति नहीं रहेगी, महंगाई नहीं रहेगी, तब तक एक देश विकास ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति ये बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ेगी तभी तो कोई उत्पादक करता उत्पादन बढ़ाएगा, अर्थात वस्तुओं की पूर्ति करेगा। तो मांग बढ़ेगा और मांग के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति में भी वृद्धि होगी, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास करेगा। देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल कौन सा है? समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल कौन सा है? क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? प्रश्न पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेहनत से हासिल नहीं किया जा सकता है, बशर्ते मेहनत पूरे मन और पूरे बल से होना चाहिए, है ना? क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। बहुत बार बताया हूँ कि समृद्धि का नवीन मांग पक्षीय मॉडल कौन सा है? केन साहब का है। किन साहब ने किसकी बात की थी? मांग जन्य मुद्रास्फीति की बात की थी ना किन साहब ने? मांग जन्य मुद्रास्फीति की बात की थी ना इन्होंने? मांग जन्य मुद्रास्फीति की बात की थी ना? और मांग जन्य मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या बताया था उन्होंने? कि जब देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगा, मांग व पूर्ति बढ़ेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? मानव विकास सूचकांक का घटक कौन सा नहीं है भाई? मानव विकास सूचकांक का घटक कौन सा नहीं है? तो इजी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया था? यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। किसने किया था? महबूब उल हक के द्वारा क्या किया गया था? मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? 1970 में। 1970 में। और इसमें मानव विकास सूचकांक के 3 तत्वों को बताया। 3 तत्वों को उन्होंने बताया। कौन कौन से 3 तत्व हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। इसमें कौन सा नहीं होगा? शिशु मृत्यु दर नहीं होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक तौर पे प्रकाशित किया जाता है? चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये प्रश्न बार बार आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? विश्व खुशहाली रिपोर्ट, क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं सभी लोग, सब सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, तो
ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भारत जो है दोस्तों, अगर जो 2022 की रिपोर्ट को हम देखें तो 146 देशों में से भारत का स्थान 136 नंबर पे था, 136 नंबर पे। अर्थात खुशहाली के दृष्टिकोण से अभी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, खुशहाली के दृष्टिकोण से हम लोग क्या है, अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। अगला, भारतीय आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? सरकार नियोजन क्यों बनाती है? आर्थिक नियोजन सरकार क्यों बनाती है? सरकार क्यों अर्थव्यवस्था में पैसा व्यय करती है? सरकार क्यों अर्थव्यवस्था से पैसा लेती है? सरकार क्यों कर लगाती है? सरकार क्यों समाज कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करती है? इसीलिए करती है ना, ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके, गरीबी में कमी आ सके, आधुनिकीकरण आए, जिससे हम लोगों को टेक्नोलॉजी में बढ़ावा मिले। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं? औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य किसी, ठीक है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था का उपयोग अपने हित में करना। ठीक है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि कोई एक अर्थव्यवस्था किसी दूसरे अर्थव्यवस्था का उपयोग अपने हित में कर रही है। जैसे जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो क्या थे हम गुलाम थे, भारत गुलाम था, और भारत पे कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज जबरदस्ती कहते थे कि तुम नील की खेती करो, तुम कपास की खेती करो, तुम अफीम की खेती करो। जबरदस्ती अंग्रेज हम लोगों से कहते थे, और हमारे किसानों को क्या करना पड़ता था? खेती करना पड़ता था उस पर। ठीक है ना। तो औपनिवेशिक शासन अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक शासन काल का मतलब ये होता है कि कोई एक अर्थव्यवस्था किसी दूसरी अर्थव्यवस्था को अपने हित के लिए प्रयोग करे। तो अंग्रेज हमारे यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे, अपने यहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और उस वस्तुओं का उत्पादन करके विश्व और भारत में भी ला करके बहुत सारा व्यापार वो करते थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं संतुलित क्षेत्रीय विकास, बिल्कुल बात ठीक है। संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब ये होता है कि भैया सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जाएगा। लेकिन जब हम गुलाम थे उस समय क्या था? उस समय ये था कि अंग्रेज फोर्सफुली हमसे ये बात कहते थे कि तुमको इसी वस्तु का उत्पादन करना है, अन्य किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करना। अगला है कि निम्न में से कौन अदृश्य वस्तु है? अब देखिए, व्यापार की दो मदें होती हैं। एक व्यापार की दृश्य मद होती है और दूसरी व्यापार की अदृश्य मद होती है। एक होता है व्यापार की दृश्य मद और दूसरा होता है व्यापार की अदृश्य मद। ठीक है, तो दृश्य मदों में हम आयात और निर्यात को सम्मिलित करते हैं। आयात व निर्यात को, अर्थात जब एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं वो सब व्यापार की दृश्य मदों में शामिल किया जाएगा। और दूसरा होता है व्यापार की अदृश्य मद। इसमें क्या आता है? सेवाएं आती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि भारत में बैठे हैं, अमेरिका की किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये अदृश्य मदों में आ जाएगा। तो दृश्य मदों में वस्तुओं का आयात निर्यात आता है और अदृश्य में सेवाएं आती हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? अदृश्य कौन सा नहीं है? तो अदृश्य कौन सा इसमें से नहीं होगा? अदृश्य कौन सा इसमें से नहीं होगा? क्या उत्तर आ रहा है? तो डी बोल रहे हैं, सब डी बोल रहे हैं, सब डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर गलत है। तकनीकी का आयात, ये क्या है? ये अदृश्य नहीं है, ये तकनीकी का आयात दृश्य मदों में शामिल किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री अन्नदान आय संरक्षण अभियान पीएम
AHSHA तंत्र सम्मिलित करता है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर ठीक है, तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री अन्नदाता, सब हवा में है, तुक्का वाले हैं कि कोई सही भी करेगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है, इसकी मंजूरी इसलिए दी गई ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन मिल सके, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है लाभकारी मूल्य किसानों को प्रदान करना। ठीक है, और इस योजना का मुख्य घटक जो है वो है मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतराल भुगतान योजना और निजी खरीदार साइकिस्टिक पर पलायन। तो ठीक है, तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे निजी खरीद और हाँ ठीक है, यहाँ पे निजी खरीद होना चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है भाई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? मिशन इंद्रधनुष की बात हो रही है। मिशन इंद्रधनुष तो भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि सभी बच्चों को टीका लगाना। ठीक है, सभी बच्चे को अनेकों प्रकार की टीका लगाना, जिससे भविष्य में चल करके वो बीमारियों से महफूज रह सके। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि बच्चों का प्रतिरक्षण, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या प्रोत्साहित करता है भाई? और हम लोगों की अब रोज क्लास, चूंकि 2-3 दिन से क्लास आप लोगों की रेगुलर नहीं हो रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास होगी, तो समय से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग। ठीक है ना, समय से क्लास को ज्वाइन किया करिए। रोज क्लास होती है 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? डी सब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करती है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में अगर जो हम लोग बात करें, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी। और इसका जो मूल वाक्य है, इसका जो थीम है या जो मूल वाक्य है, पूछा जाता है प्रश्न में, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद यूपी में पूछा गया था, मेरा खाता भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी, और इसका जो आदर्श वाक्य है या जो मूल वाक्य है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। और ये इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत की गई थी, वो क्यों की गई थी? इसीलिए की गई थी कि ग्रामीण इलाके में जो जिन लोगों के पास, जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से यूज टू नहीं है, उनको बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ा जाए, अर्थात वित्तीय समावेशन। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए,
थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में थोड़ा सा होता है ना, सर्दी जुकाम होता है, तो मैं उतना फ्लुएंटली बहुत तेज़ी से नहीं बोल पाऊँगा कि जल्दी जल्दी क्लास लूँ। थोड़ा आराम आराम से ही करिए। एक दो दिन में तबीयत मेरी ठीक नहीं रह रही है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, फिर सुचारू रूप से उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत शहरी गरीबी को कम करने हेतु लक्ष्यांकित की गई? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी बोल रहे हैं ना, SJSRY, अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 दिसंबर 1997 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो शहरी क्षेत्रों में जो निर्धन है उनको स्वरोजगार दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में निर्धनों को स्वरोजगार दिया जाए, स्वरोजगार प्रदान किया जाए। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया। चलिए भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान कब शुरू किया गया? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है सर, कि 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी, और इसके तहत क्या किया गया था कि लड़कियों को अच्छी स्वास्थ्य और अच्छा शिक्षा देने के लिए सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसकी शुरुआत कब होती है? 22 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कब प्रारंभ हुआ? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत होती है वो अप्रैल 2005 में होती है, और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं, या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, या जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सरकार इन लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराए, सरकार अच्छे पेयजल इन लोगों को उपलब्ध कराए। तो इसी के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में होती है। इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो सरकार का उद्देश्य ये था कि वे दूरवर्ती क्षेत्र जहाँ पे जहाँ पे शिक्षा सुविधा अच्छी नहीं है, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, इन लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई, बताइए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अब देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर जो शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी?
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? चलिए बताइए, क्या बोल रहे हैं? इसके अंतर्गत क्या किया गया था? 18 से 70 वर्ष के लोगों को ये योजना जो चलाई गई थी वो 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए चलाई गई थी। और ये था निजी दुर्घटना से संबंधित था। ठीक है, ये 18 से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था। और इसमें जो प्रीमियम की राशि थी वो 12 रुपये थी। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पे जोर देता है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। कोई भी डेट चेंज नहीं होगा परीक्षा का, ठीक है। एक बात और मैं बता दे रहा हूं, कुछ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चे हैं ना, मतलब बहुत सारे, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे जुड़े हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्य जगहों पे चाहे अन्य तरीके से भी मैं देखता हूँ। कुछ बच्चे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो एक भ्रांति उठाते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, परीक्षा कैंसिल होगी, रद्द होगी, कैंसिल होगी। देखिए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो गई है ना, तो परीक्षा तय सीमा पे आपकी होगी। नई वैकेंसी आने के भी चांसेस लग रहे हैं, तो मेहनत से आप सभी लोग लग जाइए। ये जो यूट्यूब पे आप लोग देखते हैं, अभी आप तुरंत यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का क्या होगा, तो 50 लोग बताने वाले आ जाएंगे कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, 10 लोग उसमें ये भी बताएंगे कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, तो किसकी बातों पे आप विश्वास करेंगे, किसकी बातों पे आप विश्वास नहीं करेंगे? तो जिसको पढ़ने का मन नहीं होता है वो क्या करता है? वो भ्रांति फैलाता है, परीक्षा नहीं होगी। मेहनत से पढ़िए, दिन महीने साल गुजरने में समय नहीं लगता है, एक बार मेहनत करेंगे तो परीक्षा होगी ही होगी। चलिए, क्या उत्तर होगी? एग्जाम होगा। कि आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पे जोर देता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, ये लोग क्या बताते हैं? ये लोग कहते हैं ना कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और हमें क्या करना चाहिए? मुद्रा का बचत करना चाहिए। अगला, अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता है। अनवरत योजना की शुरुआत किसने किया था भैया? तो अनवरत योजना की शुरुआत गुरनार मेडल ने किया था। इसी में गुरनार मेडल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा। और एशियन ड्रामा में ही उन्होंने क्या बताया था? एशियन ड्रामा में ही उन्होंने एशिया में जो देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति का उन्होंने अध्ययन करके इसमें कैसे सुधार हो सकता है इसके बारे में उन्होंने बात की थी। ठीक है, और भारत में जनता पार्टी के द्वारा 1967 से लेकर के 83 के दौर में इस योजना को चलाया गया था। लेकिन फिर क्या होता है कि जब सरकार बदल जाती है तो इसे 1980 में ही समाप्त कर दिया जाता है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी भ्रांतियों का सामना आपको करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी यहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए।
आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछ जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में अगर जो कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए भी नया बैच प्रारंभ होगा तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो डायरेक्ट आप कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, सारे अलग अलग बैच हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई, बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1 वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के ईमानदारी से एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह पढ़िए, सब कुछ आपका निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।